हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अंजुम मन्नी सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम डेली ही सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक छठा है। इसमें हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसको चलो हम करते हैं कंटिन्यू, अपनी सीरीज को जारी रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 185 से 193 तक कुछ कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें हमें पढ़ना है और पढ़कर उनकी सहायता से आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कैसे करना है पहले समझ लेते हैं। ए, अगर ए और आर मतलब जो कथन ए है, कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है तो क्या ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वैसे ही बी में ए और आर दोनों सही हैं तो और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जब व्याख्या सही नहीं कर रहा होगा तो हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। सी कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। डी में लिखा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। अगर ऐसा है तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, वो हमारा राइट होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन आंसर को टिक मार्क करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब हम चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है 185। इसमें कहता है कि कथन ए, सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप होता है। अब ये होता है या नहीं, इसको चलो सोचो, समझो और कमेंट करके बताओ। तो ये बिल्कुल सही है। जो सामाजिक संरचना है अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप होता है, तो ये यहाँ पे सही है ए। अब क्योंकि के साथ जोड़कर देखना है, अगर सुटेबल तरीके से उसी चीज़ की व्याख्या कर रहा है, अगर जो आर है कारण वो ए को वेरीफाई कर रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं करता है या नहीं, क्योंकि संरचनावाद का उदय फ्रांस से माना जाता है। अब ये तो कहते हैं ना, वो ही रास्ता ही दूसरी तरफ मुड़ गया। यहाँ पे बात हो रही थी संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप होता है, और यहाँ पे कारण में क्या बता रहा है? संरचना का उदय फ्रांस से माना जाता है। मतलब अलग अलग चीज़ें हो गई दोनों। बात तो संरचनावाद पे ही चल रही है लेकिन चीज़ें जो है वो अलग हो गई, तो उससे रिलेट नहीं हो रही हैं। सही तो दोनों है अपनी जगह पे, लेकिन जो आर है वो ए को क्या कर रहा है? वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब वहाँ दूसरा है 186। कथन ए, सामाजिक समस्याएं सामाजिक संरचना का अंग नहीं होती हैं। जो सामाजिक समस्याएं हैं वो सामाजिक संरचना का अंग नहीं होती हैं, तो सही बात है। जो समस्याएं हैं सामाजिक, वो सामाजिक संरचना का अंग नहीं है, तो ये सही है यहाँ पे। कारण आर कहता है सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं होती हैं, ये गलत है। कि सामाजिक संरचना का अंग कौन है? व्यक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगी। सी कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये जो हमारा 186 है उसमें भी क्या है? ए सही है और आर गलत है, तो ये सी के साथ हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 187। इसमें है कथन ए, सांस्कृतिक एकीकरण का आधारभूत कारण संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किए जाने वाला प्रकार्य है। तो सही बात है। जो सांस्कृतिक एकीकरण का जो आधारभूत कारण है वो संस्कृति के प्रत्येक इकाई द्वारा किए जाने वाला प्रकार्य है। कारण आर, मेलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद के माध्यम से धार्मिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है, ये भी सही है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे देखो सांस्कृतिक की बात चल रही थी और यहाँ पे क्या? प्रकार्यवाद के माध्यम से धार्मिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है। चीज़ दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 188 है कथन ए, रेडक्लिफ ब्राउन ने आदिम संस्कृतियों की सामाजिक संरचना से संबंधित अवधारणा को विकसित किया है, तो सही है। जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो आदिम संस्कृतियों की सामाजिक संरचना से संबंधित अवधारणा को विकसित किया है, अवधारणा को बताते हैं। और कारण आर है कि आदिम समाजों और उनकी विकसित किया। अब क्योंकि से जोड़ देते, क्योंकि
आदिम समाजों और उनकी सामाजिक संरचनाओं को सामान्यीकरण के रूप में देखा जाता है। तो ये भी सही है। देखो यहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ भी आदिम समाज की ही बात चल रही है, सामाजिक संरचना की ही बात कर रहे हैं, और पहले कथन में भी क्या है, आदिम संस्कृतियों की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 189। यहाँ पे 189 ये कट गया है, सही से दिख नहीं रहा है, चलो हाँ ठीक है। 189 कहता है कि कथन ए, मर्टन ने प्रकार्य की अवधारणा 5 अर्थों में प्रस्तुत की है। बिल्कुल राइट है। यहाँ पे जो मर्टन ने प्रकार की अवधारणा 5 अर्थों में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे जो 189 का ए है वो सही है, कथन ए सही है। अब देखते हैं कारण आर, क्योंकि प्रकार्य की अवधारणा की अपेक्षा निरीक्षण के आधार पर ज़्यादा स्पष्ट होती है। तो जो यहाँ पे अब देखो क्योंकि के साथ जोड़ लेते हैं। मर्टन ने प्रकार की अवधारणा 5 अर्थों में प्रस्तुत की है, क्योंकि प्रकार की अवधारणा की अपेक्षा निरीक्षण के आधार पर ज़्यादा स्पष्ट होती है। अवधारणा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं मर्टन, दोनों में प्रकार की। तो यहाँ पे जो कारण आर है वो कथन ए को क्या, कथन ए की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे यहाँ पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 193। भाई कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कट हो गए हैं, चलो छोड़ दो। अब ये 193 पे आ जाते हैं सीधा। सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। तो ये सही है, जो सामाजिक संरचना हो ये क्या है, एक अमूर्त धारणा है, तो कथन ए सही है। कारण आर, समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों एवं भूमिकाओं से होता है, तो ये भी बिल्कुल ही राइट है। अब इसको जोड़ देते हैं। सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों एवं भूमिकाओं से होता है। तो जो कारण आर है वो कथन ए की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अब 194 देखते हैं। 194 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आई और मी में भेद करता है। आई और मी, पहला है आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है और मी को पुरातन समाज में महत्व दिया जाता है। तो बताना क्या हमें, आई और मी भेद करता है, नहीं तो ये भेद थोड़ी ना कर रहा है, कोई अंतर थोड़ी ना बता रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि आई को आधुनिक समाज में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी और मी को पुरातन समाज में, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये छोड़ दो इसको। अब चलते हैं बी पे। महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है, मी में नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सी है, आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों की आवृत्तियों का संगठित समूह है। ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो अंतर क्या है, जो आई है वो क्या करता है, दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स कर देता है, लेकिन जो मी है वो दूसरे की आवृत्तियों, उसके गुणों, उसके एटीट्यूड का क्या संगठित समूह है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 195, सत्य कथन पहचानिए। इसमें से सही कौन सा है वो हमें पहचानना है। ए, मीड के अनुसार मानव के विचार व अनुभव को प्रतीकों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल गलत है, क्यों कहते हैं प्रतीक के द्वारा समझा जाता है। बी है, कूले के अनुसार मानव के विचार, अनुभव एवं व्यवहार सभी सामाजिक हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वो दर्पण की बात करते हैं ना। और सी है यहाँ पे, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में मीड आत्म या स्व के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 196, समाजशास्त्रीय, एक साइड दिया है सूची, समाजशास्त्रीय जो है राइटर्स जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रिंसिपल सिद्धांत या विचार कह सकते हैं वो दिए हैं। हम इसको हमें देखना कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, भाई मैच नहीं करता है, वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नहीं कई बार ना दिखाई नहीं देता, एग्जाम में बैठते हैं प्रेशर इतना होता है कि समझ में ही नहीं आता।
जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है, जो सुमेलित है उसको देखना है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे ए है विल्फ्रेड पैरेटो। अब ये सामाजिक क्रिया सिद्धांत, हाँ विल्फ्रेड जो पैरेटो है वो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत का विचार देते हैं। तो ये यहाँ पे तो सही हो गया, ए सही है। G.H. मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, ये भी सही है। कार्ल मैनहेम निर्जाति पद्धति शास्त्र, ये नहीं दिया है इन्होंने, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अल्फ्रेड सूटज परिघटना शास्त्र की बात करते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पे सही है, डी भी। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 197 ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना क्या है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। उपरोक्त में से घटना क्रिया विज्ञान की विशेषता कौन सी है, ये बताना है घटना क्रिया विज्ञान की विशेषता कौन कौन सी है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं सॉरी, ये चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है घटना क्रिया विज्ञान विज्ञानवाद का विरोधी है, सही है। जो घटना क्रिया विज्ञान है वो क्या है, विज्ञानवाद का विरोधी है। दूसरा है परघटना शास्त्र अनुभववाद का विरोधी है। जो परघटना शास्त्र है वो क्या है, अनुभववाद का विरोधी है, ये भी सही है। तीसरा है घटना क्रिया विज्ञान में मानव के आंतरिक एवं चेतना जगत को समझने पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। चौथा है इसके द्वारा यह जाना जाता है कि लोग अपने आसपास घटने वाली घटनाओं क्रियाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, उन्हें वो किस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार इसमें अर्थ निकाला जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, मतलब कि आप ये उपयुक्त सभी। तो क्या है, देखो इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूछा भी जैसे ऐसे बन सकता है कि घटना क्रिया विज्ञान विज्ञानवाद का विरोधी है या नहीं, है ना, या कुछ और लिख देगा विज्ञानवाद का विरोधी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही, तो घटना क्रिया विज्ञान विज्ञानवाद का विरोधी है, परघटना शास्त्र अनुभववाद का विरोधी है, घटना क्रिया विज्ञान में मानव के आंतरिक और चेतना जगत को समझने पर बल दिया गया है, और इसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि जो आसपास जो घटने वाली घटनाएं हैं उस पर लोगों की जो क्रियाएं हैं, रिस्पॉन्स है वो किस प्रकार आते हैं, वो किस प्रकार से उसको समझते हैं, इस प्रकार के अर्थ को निकाला जाता है किसमें, घटना क्रिया विज्ञान में। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198। अब इसमें भी कुछ राइटर्स के नाम दिए हुए हैं एक साइड उनके कॉन्सेप्चुअल या अवधारणाएं कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसको मिलान करना है। अब इसमें है कि 198 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता है। प्रमुख समाजशास्त्री जो हैं और कुछ अवधारणाएं हैं। अब गारफिंकल की बात करते हैं। गारफिंकल ने कौन सी अवधारणा दी है, टिकात्मक व्यवहार की दी है। कौन सी, टिकात्मक व्यवहार, तो यहाँ पे हमारा राइट है। और दूसरा है बी, इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन किसकी जो है पारस्परिक क्रियावाद की अवधारणा दी है, किसने, इरविंग गॉफमैन ने, ये भी सही है। तीसरा है विल्फ्रेड गिटज, प्रतीकात्मक निर्विज्ञान, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। और चौथा है कार्ल मैनहेम निर्वचनात्मक समाजशास्त्र, नहीं ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जो डी है ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन आंसर बनेंगे। पहला, गारफिंकल टिकात्मक व्यवहार की अवधारणा देते हैं, जो इरविंग गॉफमैन है वो पारस्परिक क्रियावाद की अवधारणा देते हैं, विल्फ्रेड गिटर्स जो है वो प्रतीकात्मक निर्विज्ञान की अवधारणा देते हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 199। इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें बताना क्या है हमें, जो घटना क्रिया विज्ञान की प्रकृति से संबंधित मतलब कि कौन सा सत्य है वो हमें बताना है इसमें पढ़ करके। अब पहला है यहाँ पे हमारा परघटना शास्त्र सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक विशिष्ट पद्धति शास्त्र है, तो बिल्कुल सही है। जो परघटना शास्त्र है, परघटना विज्ञान है, वो क्या है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक विशिष्ट पद्धति शास्त्र है, तो यहाँ पे हमारा ये राइट हो जाएगा। जो दूसरा है इसमें कहता है कि यह घटनाओं का अध्ययन कर्ता की क्रियाओं व दृष्टिकोण के संदर्भ में करता है, ये भी सही है। हमने भी पीछे पढ़ा था जो घटना विज्ञान है, जो परघटना शास्त्र है, इसमें ये किस लिए किया जाता है कि जो आसपास जो घटनाएं घटती हैं लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कि कैसे समझते हैं, उसके अर्थ को निकालने के लिए परघटना शास्त्र या परघटना विज्ञान का निर्माण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो दूसरा है वो भी राइट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे बात करता है कि यह सामाजिक जीवन के अध्ययन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाता है,
तो बिल्कुल राइट है। जो सामाजिक जीवन के अध्ययन, परिघटना शास्त्र है, समाज में रहकर उसके अध्ययन के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का अपना रहा है, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। तो तीसरा भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे है चौथा, यह व्यक्तिनिष्ठवाद पर बल देता है। मतलब ये व्यक्तियों को जानने के लिए, उनके विचार को, कि वो किस प्रकार से, उनका जो नज़रिया है, जो उनका दृष्टिकोण है देखने का, जो घटनाएं घटित हो रही हैं आसपास, तो वो घटना विज्ञान क्या कहता है, परिघटना शास्त्र कहता है कि व्यक्तिनिष्ठवादिता पर बल देता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ है ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब चारों के चारों ऑप्शन जो हमारे वो राइट हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है फर्स्ट और सेकंड। अब इनको क्या है, मैच करना है, सुमेलित करना है। एक साइड जो है राइटर्स के नाम, या हम बोल सकते हैं जो विद्वान हैं उनके नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनके संप्रदाय, उनके कॉन्सेप्ट को दिया गया है। अब मैच करना है कि कौन से राइटर्स के कौन से कॉन्सेप्ट हैं या कौन से संप्रदाय हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। इसमें नाम दिया गया है हमें गॉफमैन। पहला क्या है, गॉफमैन का नाम है यहाँ पे। अब गॉफमैन अभिनय शास्त्र, गॉफमैन का जो संप्रदाय था, जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या था, अभिनय शास्त्र। तो गॉफमैन जो है वो अभिनय शास्त्र के साथ मैच कर देंगे हम इसको। दूसरा है बर्गर तथा लकमैन। बर्गर तथा लकमैन किसकी बात करते हैं, ये वास्तविकता का सामाजिक निर्माण की बात करते हैं, तो ये बी के साथ चला जाएगा। और तीसरा है अल्फ्रेड सूटज, जिसमें क्या ये ज्ञान भंडार की बात करते हैं, परिघटना शास्त्र की बात करते हैं ना, कि व्यक्ति में कितनी नॉलेज है उसको जानने के लिए परिघटना शास्त्र या घटना शास्त्र की व्याख्या की है इन्होंने, किसने, अल्फ्रेड सूटज। तो ये सी वाला जो तीसरे के साथ चला जाएगा। अब चौथा है यहाँ पे हमारा गारफिंकल। गारफिंकल किसकी बात करते हैं, परलेखीय तथा प्रयोगात्मक पद्धति की बात करते हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन है हमारा वो फोर्थ के साथ मैच करेगा। तो ऐसे में राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन में देख लीजिए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 201। ठीक है, 201 यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे सही दिख रहा है, इसमें देखो आप। पहला है यहाँ पे हमें बताना क्या है, इसमें जितने भी ये कथन दिए हुए हैं उसमें गॉफमैन के नाटककारिता सिद्धांत में शामिल हैं। मतलब कौन कौन से जो हैं वो इनके नाटकीय सिद्धांत में शामिल हैं गॉफमैन के, वो हमें बताना है, और कौन सा नहीं है उसको हमें अलग कर देना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से। पहला है यहाँ पे कि इस सिद्धांत में समाज की तुलना एक रंगमंच से की गई है। तो बिल्कुल राइट है। गॉफमैन कहते हैं जो समाज है उसका जो कंपेयर किससे करते हैं, एक मतलब कला, नाट्य कला के तौर पर करते हैं, तो ये सही है। दूसरा है यहाँ पे सामाजिक जीवन के रंगमंच के कर्तागण अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। तीसरी है यहाँ पे, जो तीसरे की बात करते हैं, ये करते हैं कि जो दर्शक गणों के सामने अपनी अपनी क्रियाएँ करते हैं तथा दूसरे कर्तागणों के लिए स्वयं दर्शक बन जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारे 1 2 3 ये तीनों ही सही हो जाते हैं। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, बी में दिया है 1 2 3, तो हमारा 1 2 3 मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अब क्वेश्चन नंबर 202। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें मैच करना है, सुमेलित करना है। एक साइड हमें कुछ बुक्स दी हुई हैं और दूसरी साइड उनके राइटर्स या ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, समाजशास्त्रियों के नाम दिए हुए हैं। अब इनको मैच करना है, कौन से ऑथर्स ने कौन सी बुक लिखी है। अब यहाँ पे है पहली जो बुक है यहाँ पे है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ये किसने लिखी है, ये लिखी है कार्ल मैनहेम ने। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते चलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स भी हैं, और एक एक ऑथर्स ने 15-20 बुक्स कम से कम लिखी हैं। तो ऐसे में क्या है, याद नहीं कर पाएंगे, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसको याद कैसे करते हैं हम, इसको याद करने का तरीका, एक मिनट। ओके, अब यहाँ पे तो ये एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। वैसे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कौन सा इसमें मैच नहीं करता है। ओके, तो हाँ अब यहाँ पे देख लेते हैं चारों। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये किसने लिखी है, कार्ल मैनहेम ने। देखो कार्ल मैनहेम, मैन मतलब आदमी, टोपिया कौन पहनता है, आदमी लोग पहनते हैं, तो आप इसको ऐसे मैच कर सकते हैं, यूटोपिया जो मतलब कि जो टोपियाँ हैं वो कौन पहनते हैं, मैन, तो कार्ल मैनहेम के साथ चले जाएंगे। दूसरा है यहाँ पे रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिलेवेंस,
है ना। दूसरा यहाँ पे जो है ये गलत है, क्योंकि अल्फ्रेड सूटर्स ने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे जो बी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है द रीजन ऑफ द जावा, इसके जो ऑथर्स हैं कौन है, विल्फ्रेड, ये भी सही है यहाँ पे। डी है फ्रेम एनालिसिस, इसके ऑथर्स कौन है, गॉफमैन, गॉफमैन की बुक्स का क्या नाम था, फ्रेम एनालिसिस। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही हो जाती है, जो बी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203 यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, आगे मूव करते हैं, शायद नेक्स्ट वाले पेज पे सही दिखे, नहीं हमें यहीं से करना पड़ेगा, चलो यहीं से करते हैं। 203 में है कि गारफिंकेल द्वारा लोक विधि विज्ञान की व्याख्या हेतु कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन उनके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे पहला क्या है, प्रलेखन विधि, ये भी गारफिंकेल ने ही दी है, तो ये भी सही है। दूसरी है संदर्भिता या निर्देशिका, तो ये भी सही है यहाँ पे। तीसरी है व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, ये भी सही है। चौथा है टीकात्मक व्यवहार, ये भी सही है। पांचवा है चिंतनशीलता तथा कर्मिक समायोजन, ये भी सही है। छठा है तार्किक विवरण। तो यहाँ पे जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ सारे के सारे सही हैं, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अब देखो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यहाँ से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक क्वेश्चंस के अंदर 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। क्योंकि अब यहाँ पे जो ये गारफिंकेल से रिलेटेड जो लोक विधि विज्ञान की व्याख्या है, उनकी अवधारणाओं के नाम दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे आप रट लो, क्योंकि यहाँ से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी एक जगह बनाते हैं। ये प्रलेखन विधि, संदर्भिता या निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता तथा कर्मिक समायोजन, तार्किक विवरण। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 204, यह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ हमारे कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि लोक विधि विज्ञान से संबंधित है। इनमें से मतलब कौन से ऐसे कथन है जो लोक विधि विज्ञान से संबंधित है, वो देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 204, अब यहाँ पे देख लेते हैं। जो पहला है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र का नामकरण हेरोल्ड गारफिंकेल द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे कि जो निर्जाति पद्धति शास्त्र है उसका नामकरण किसने किया था, नामकरण हेरोल्ड गारफिंकेल ने किया था। दूसरा है इसका उदय संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विरोध स्वरूप हुआ था, मतलब उसकी बात का मतलब जो प्रकार्यवाद का विरोध के स्वरूप के रूप में हुआ था, किसका उदय, संरचनात्मक, उसकी बातों का खंडन करते हैं कौन, संरचनावादी। प्रकार्यवादी जो सोचते हैं उनके विचारों का खंडन करते हैं कौन, संरचनात्मकवादी या संरचनावादी, तो ये भी सही है। तीसरा है यहाँ पे, इसने मानव की उन दैनिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जिन्हें अन्य क्लासिकल सिद्धांतों ने अनदेखा कर दिया था, तो ये भी हमारा यहाँ पे राइट है। चौथा है, अपनी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों या विधियों का प्रयोग करता है उन नियमों एवं विधियों का अध्ययन लोक विधि विज्ञान करता है, तो हमारा यहाँ पे चौथा भी राइट हो जाएगा। तो क्या है, चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हैं, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। तो अब इसको एक बार और रिवाइज कर लो, जिससे कि हमारे दिमाग में ये फीड हो जाए। जो लोक विधि विज्ञान से संबंधित है, लोक विधि विज्ञान में क्या कहा गया है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र का नामकरण किसने किया है, राइटर्स का, ऑथर्स का नाम पूछा जाएगा तो हेरोल्ड गारफिंकेल, और इसका उदय किसके विरोध में हुआ है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विरोध में हुआ है। और जो मानव की दैनिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया गया है इसमें, और जो क्लासिकल सिद्धांतों ने अनदेखा कर दिया है उस पर इन्होंने फोकस किया है। और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्यों ने जो नियम और विधियों का प्रयोग किया है उन नियमों और विधियों का अध्ययन कौन करता है, लोक विधि विज्ञान करता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 205। इसमें गॉफमैन की कुछ कृतियाँ दी हुई हैं, रचनाएं दी हुई हैं और उससे संबंधित ईयर्स दिए हुए हैं। अब उनको मैच करना है, कौन से ईयर में कौन सी रचना या कृति लिखी हुई है। अब पहली है यहाँ पे आसाइलम्स, ये कौन से ईयर में लिखी गई, ये लिखी गई 1960 में।
नहीं, 1960 में नहीं, ये गलत है, 1960 में नहीं लिखी गई ये वाली, ये तो गलत हो जाएगी यहाँ पे। एनकाउंटर्स 1961, हाँ एनकाउंटर्स जो थी, ये रचना जो थी इसकी गॉफमैन की, ये 1961 में लिखी गई थी, ये हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगी, ए गलत है। सी स्टिग्मा 1962, ये भी गलत हो जाएगा। डी बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस 1964, ये भी गलत है। यहाँ तीनों की जो ईयर हैं वो गलत दिए हुए हैं, सिर्फ एक का ईयर यहाँ पे सही है, एनकाउंटर्स 1961 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 206, दिए गए कथनों में कौन सा असत्य नहीं है। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है गलत नहीं है, मतलब सही का चुनाव करना है हमें इन 4 ऑप्शनों में से। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले विल्फ्रेड पैरेटो ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। बिल्कुल सही है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत की जो रूपरेखा है सबसे पहले किसने प्रस्तुत की, विल्फ्रेड पैरेटो ने। लेकिन उसके बाद में सबसे ज़्यादा जोर भी दिया है और ज़्यादा उनका ही नाम आता है अगर हम सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में बात करें, या सामाजिक अंतःक्रिया, मैक्स वेबर। और यहाँ पे दूसरा है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक समाजशास्त्र का नाम दिया, ये भी सही है यहाँ पे। तीसरा है, G.H. मीड ने भूमिका ग्रहण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। डी भी, सी भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ही यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर समझिए, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा, अभी आगे भी हैं, ओके चलो आगे भी कर लेते हैं, अभी आगे भी क्वेश्चन भी है ना। कहाँ तक, 206 तक कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 207, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है कौन सा सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है कि मैनहेम की प्रसिद्ध पुस्तक विचारधारा और कल्पना लोक ने ज्ञान के समाज विज्ञान की नींव रखी है, तो सही बात है। जो मैनहेम, कार्ल मैनहेम, जिसका नाम पढ़ा था यूटोपिया, जिसने लिखी थी यूटोपिया, अब वो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है उनकी, विचारधारा और कल्पना लोक, ये सही है यहाँ पे। अब बी है, सूटज के परिघटना शास्त्र के अंतर्गत लोगों ने दैनिक जीवन की परिस्थितियों का अधिक महत्व दिया है, क्योंकि सूटज कहते हैं परिघटना शास्त्र का जो अध्ययन है इसी पर किया गया है कि जो आसपास जो उनकी घटनाएं घट रही हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है देखने का। और यहाँ पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, गारफिंकल ने परलेखन विधि, संदर्भिता या निर्देशिका आदि का वर्णन किया। अभी हमने पढ़ा था कि 6 है ना, 6 कृतियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से प्रलेखन विधि भी आ रही थी, संदर्भिता या निर्देशिका आदि को भी हमने पढ़ा था, तो ये भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं, तो आंसर विल बी डी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 208, सही दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। अब यहाँ पे क्या लिस्ट दी हुई, फर्स्ट और सेकंड, इनको भी क्या करना, सम्मिलित करना है, मैच करना है एक दूसरे से, और जो सही है उनके साथ मैच करना है। यहाँ पे राइटर्स जो मुख्य समाजशास्त्री हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और नीचे उनकी जो रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं वो दी हुई हैं। तो यहाँ पे पहली है G.H. मीड, G.H. मीड, ये इनकी कृति कौन सी है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, तो जो ए है ये पहले के साथ चला जाएगा। दूसरा है कार्ल मैनहेम, ये किसकी बात करते हैं, इनकी जो कृति का नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग। इसको ट्रिक के साथ आप मैच कर सकते हैं कि जैसे कि जो मैन, जो पीपल्स होते हैं ना, आदमी लोग, वही क्या होते हैं, थिंकिंग का काम करते हैं, सोचने का। जो एनिमल्स हैं वो तो नहीं सोच सकते हैं, तो आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। और तीसरा है अल्फ्रेड सूटज। अल्फ्रेड सूटज किसकी बात करते हैं, मनुष्यों की बात करते हैं कि जो घटनाएं घट रही हैं, मनुष्य का नज़रिया क्या है उसको देखने का। तो मतलब कहीं ना कहीं लाइफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, जीवन जीने की बात कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाए। तो अल्फ्रेड सूटज किसके साथ जाएंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, सी वाला तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। चौथा है यहाँ पे हैरोल्ड गारफिंकल, ये सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, कौन, हैरोल्ड गारफिंकल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 209,
इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें हमें ये बताना है घटना क्रिया विज्ञान से संबंधित उन कथनों का चुनाव करना है जो सही हैं, जो सत्य हैं। अब देखते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन सा सही है। किसको? घटना क्रिया विज्ञान के बारे में बताना है। क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पहले वाला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि कथनों पर विचार कीजिए और पढ़ना शुरू कर दिया, चारों ऑप्शन को पढ़ना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आंसर को भी गलत टिक मार्क करके आएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले तो विचार कीजिए लिखा और उसके बाद ऑप्शन लिख दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद बताया गया है किस पर विचार करना है, फिर एक लाइन में मेंशन किया हुआ है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला है घटना क्रिया विज्ञान पर क्या करता है? बल देता है। कौन देता है? क्या इसमें कौन है? हसेल, वेबर आदि का प्रभाव था। कहते हैं कि जो घटना क्रिया विज्ञान पर किसका प्रभाव था? हसेल और वेबर का प्रभाव था। तो सही है यहाँ पे, और ये तो ए सही हो गया। अब दूसरा है इसकी वास्तविक प्रवर्तक। अगर जो वास्तविक कर्ता धर्ता जो हैं वो कौन है? अल्फ्रेड माने जाते हैं। ठीक है। और तीसरा है ये विशुद्ध रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाता है। किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है? जो घटना क्रिया विज्ञानी है या प्रघटना शास्त्र के जो दाता हैं, ज्ञाता हैं, है ना, वो किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हैं? तो वो दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्या जानने के लिए? कि लोग किस प्रकार से सोचते हैं घटनाओं के बारे में। अब चौथा है यह उपयोगितावाद का समर्थन करता है। ये गलत है भाई, उपयोगितावाद का समर्थन नहीं करता है घटना विज्ञान या प्रघटना शास्त्र। सिर्फ अब इसमें देखो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन तो ध्यान से देखो। घटना क्रिया विज्ञान अगर पूछता है कि प्रभाव किसका था घटना क्रिया विज्ञान पर, तो किसका था? हासेल और वेबर का प्रभाव आदि का प्रभाव था। और वास्तविक प्रवर्तक की बात करेगा तो अल्फ्रेड सूटज हैं, सभी जानते हैं। और किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाते हैं ये प्रघटना शास्त्री? ये अपनाते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, चौथा यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सा हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1 2 3, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 210। क्या? क्वेश्चन नंबर 210। अब इसमें क्या है कि राइटर्स के नाम दिए गए हैं और कुछ उनके जो थॉट्स हैं वो दिए गए हैं, उनके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनके फंक्शंस दिए गए हैं। अब उनको मैच करना है कौन से किसके थॉट्स हैं या फंक्शंस हैं या प्रिंसिपल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210। और इसमें बताना है कि जो मतलब क्या था, हाँ ठीक है, उनको मैच करना है। जी.एच. मीड नीचे भाई ऑप्शन नीचे है, कट गया है, ऑप्शन ही कट गया है। चलो ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है, किसने कौन सी लिखी है। ये आगे ऑप्शन भाई नेक्स्ट पेज में है। चलो यहाँ देखते हैं। पहला है जे.एच. मीड किस पर बात करते हैं? वो बात करते हैं सिग्निफाइड अदर। यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिख दिया है सिग्निफाइड अदर, मतलब महत्वपूर्ण अन्य। तो जी.एच. मीड किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट वाले के साथ जाएंगे, सिग्निफाइड अदर। कार्ल मैनहेम किसकी बात करते हैं? ये यूटोपिया की जो बात कर रहे थे, है ना, वर्ल्ड लाइफ की जो बात कर रहे थे। अभी किसके साथ जाएंगे? कार्ल मैनहेम। ये जाएंगे ज्ञान के समाज विज्ञान, तीसरे के साथ, इनको मैच कर देंगे हम। अब यहाँ पे सी है किलफ्रिड गीटर्ज का जो विचार है या प्रिंसिपल या सिद्धांत जो भी है, इनका फंक्शन जो है वो है प्रभावशाली सांस्कृतिक मानव विज्ञान। तो किलफ्रिड गीटर्ज किसके साथ मैच करेंगे हम? दूसरे के साथ। लास्ट है गॉफमैन किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं सामाजिक व्यवहार की। कहते हैं गॉफमैन ने कि समाज को किस तौर पे देखा है? एक नाट्य कला के तौर पर देखा है। तो यहाँ पे जो डी वाला है ये 4th के साथ मैच कर देंगे। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। पहले में है 1 2 3 4 नहीं, 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 211 है यहाँ पे। प्रघटना शास्त्र कोई विचारधारा ना होकर अध्ययन एक पद्धति है, मतलब अध्ययन की क्या है? एक पद्धति है। अब इसको हमें बताना है कि कौन कहता है ये सत्य है या नहीं सत्य है। इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं भाई, नहीं कारण नहीं दिया है, 2 कथन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही हैं दोनों ही गलत हैं। पहला है कि प्रघटना शास्त्र कोई विचारधारा ना होकर
अध्ययन की एक पद्धति है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? स्टडी का एक माध्यम है। अल्फ्रेड सूटज ने, सबको पता है कि उन्होंने क्या है, स्टडी करने के लिए क्या किया था, परिघटना शास्त्र विज्ञान की शुरुआत की थी। एक विधि है उनकी जिसमें क्या कहते हैं कि मुझे ये देखना है कि जहाँ भी घटनाएं घटती हैं उस घटना को देखने का लोगों का नज़रिया क्या है, वो किस प्रकार देखते हैं, उसको अर्थ को जानने के लिए परिघटना शास्त्र विज्ञान की शुरुआत की गई है। दूसरा है यहाँ पे, ये सही हो जाता है। दूसरा दिया है कथन 2, परिघटना शास्त्र समाज शास्त्र की पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध वैश्विकता चिंतन एवं आलोचनात्मक मूल्यों को महत्व देता है तथा स्वीकारता है। ये भी सही है। मतलब दोनों ही कथन यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर कूट में दिया गया है कथन फर्स्ट सत्य है, नहीं दोनों ही सत्य हैं, तो सी वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं। बताना है इसमें से भाई दोनों गलत हैं या दोनों राइट हैं या एक गलत है, कौन सा राइट है कौन सा गलत है, इस पे सारा देखना है कौन सा रॉन्ग है। अब पहला कथन क्या है, इसमें बैक करते हैं, इसको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। पहला कथन है, परिघटना शास्त्र प्रतिदिन की दैनिक घटनाओं के वैयक्तिक कार्य तथा विषय प्रक्रिया को महत्व एवं वरीयता देता है। सोचकर बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, देता है या नहीं देता है। हाँ तो बिल्कुल सही। जो परिघटना शास्त्र है, पर डे या प्रतिदिन जो दैनिक घटनाएं जो होती हैं उसकी क्या है, वैयक्तिक कार्य तथा विषय प्रक्रिया को महत्व एवं वरीयता देता है। तो ये कथन फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। दूसरा कथन है यहाँ पे, लोक विधि विज्ञान अंतःक्रिया एवं प्रतीकात्मक व्याख्या को महत्व देता है। ये भी हमारा यहाँ पे सही है। मतलब दोनों ही कथन जो है राइट हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन कौन कौन से। यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे, तो दोनों ही सही हैं, तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 213 में भी दो कथन दिए हुए हैं। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला है, लोक विधि विज्ञान परिघटना शास्त्र एवं सांकेतिक अंतःक्रियावाद दोनों से संबंधित है। ये हम कर चुके हैं तो सबको पता है, सही है, दोनों है भाई। लोक विधि विज्ञान का काम क्या है, परिघटना शास्त्र एवं सांकेतिक अंतःक्रियावाद दोनों से क्या है, रिलेट करता है, संबंधित है। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा कथन कहता है कि यह जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था, अल्फ्रेड सूटज ने कहा था, जो परिघटना शास्त्र विधि का प्रयोग किया गया है, पर विधि का पद्धति का, वो क्या है, पद्धति है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो यहाँ पे राइट कौन सा होगा, सिर्फ कथन फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 214 से लेकर 215 मतलब 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें भी कथन, मतलब कथन और कारण दिए हैं, उनको पढ़कर हमें आंसर का चुनाव करना है। अब देख लेते हैं। इसमें बताया कि ऑप्शन नंबर ए भाई, कूट पहचानना कैसे है, हम आंसर को टिक मार्क कैसे करेंगे। अगर ए और आर दोनों सही हैं कथन कारण, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हम किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। बी में कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब सही तो दोनों है, लेकिन जो आर है, जो कथन है, वो क्या, कारण की सही व्याख्या नहीं करता, तो हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। तीसरा दिया है कि सी, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। अब चलो इसको ही ध्यान में रखकर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 214 है। इसमें दिया गया है कि 100 का विकास, कथन ए में कहता है 100 का विकास सामाजिक संबंधों के संदर्भ में होता है। तो राइट है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि 100 सामाजिक है। जो 100 की जो फीलिंग है वो क्या है, एक सामाजिक है। यहाँ पे दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 215, एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 215 देखिए। यहाँ पे कथन ए कहता है, जो क्रिया या कृत्य के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। तो ये सही है। जो क्रिया है ना, जो रिस्पॉन्सेज है, वो सामाजिक विश्लेषण का संबंध किससे होता है, अंततः व्यक्तियों के साथ ही होता है। क्योंकि जब अंतः क्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वो किसके बीच होता है, समाज में, व्यक्तियों के बीच में होता है, समूहों के साथ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा कथन है तो राइट है। अब दूसरा कहता है कि
कारण आर, समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठनों के रूप में ही समझा जाता है और इसलिए केवल इन्हें ही व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है। ये भी सही है, तो मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण आर है वो कथन ए को क्या है, कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे, सामाजिक विश्लेषण। क्यों से इसको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि से जोड़ के देखते हैं। क्रिया या कृत्य के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं, क्योंकि समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठनों के रूप में ही समझा जाता है और इसलिए केवल इन्हें ही व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है। तो यहाँ पे व्यक्तियों की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या समूहों को, समूह पर, और यहाँ पे केवल का यूज कर दिया है, तो इसलिए इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, एक एक को पढ़ते हैं। पहला है पियरे बोर्दियो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री मानवतावादी दार्शनिक थे। बिल्कुल ये हमारा आंसर राइट है। जो पियरे बोर्दियो जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो क्या है, एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और मानवतावादी दार्शनिक थे। दूसरा दिया है बोर्दियो के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी से तात्पर्य शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति की संस्कृति से है। बोर्दियो कहते हैं जो सांस्कृतिक पूंजी का जो अर्थ है वो है शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति की संस्कृति से है, ये भी सही है। सी कहता है बोर्दियो की पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख है, ये गलत है भाई, सी वाला यहाँ पे गलत है। टी है मिशेल फूको ने सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में शक्ति, श्रम और विमर्श की बड़ी भूमिका बताई है, तो ये भी सही है। मतलब ए बी डी सही है और सी गलत है, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपको समझ नहीं आया है, जो टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी राय के अनुसार ही आगे जो है वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई जाए आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।